हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्य लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के बारे में। तो 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं इस वीडियो में, जो कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आ सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। जल्दी इन प्रश्नों को तैयार कर लो, क्योंकि आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो। अगर आप सभी 50 क्वेश्चन ये तैयार कर लेते हैं तो आपके 100% कन्फर्म है कि आपके 20 नंबर जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे वो बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें क बिल्कुल सही है, 1815 ईस्वी में। ठीक है, तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। ठीक है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। ठीक है, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो को सेव कर लीजिए। दूसरा हमारा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसमें ऑप्शन दिए गए 1688 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। ये प्रश्न सबको याद होना चाहिए क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ख जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? ठीक है, नेपोलियन जो था इसका संबंध किस देश से है? ऑप्शन दिए गए जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, नेपोलियन का संबंध किससे था? फ्रांस से था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। चौथा प्रश्न हमारे पास है, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था, अथवा फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसमें ऑप्शन दिए गए 1804 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में और 1841 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क बिल्कुल सही हो जाएगा, 1804 ईस्वी में। ठीक है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? 1804 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारे पास है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? ऑप्शन दिए गया है इंग्लैंड से, अमेरिका से, फ्रांस से, रूस से। ठीक है, तो इसमें आपका ग नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, फ्रांस से। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? फ्रांस से। ठीक है, जॉल वेराइन का गठन कब किया गया? ठीक है, तो जॉलवेराइन का गठन कब किया गया? 1837 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका है ख बिल्कुल करेक्ट है, 1834 ईस्वी में। ठीक है, तो जॉलवेराइन का गठन कब किया गया? 1834 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारे पास है, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन दिए गए मेटरनिक ने, चार्ल्स दसम ने, मैथ्सिनी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट है, मेटरनिक ने। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 8वां है, फ्रांस में किस शासन व्यवस्था की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? ऑप्शन दिए गए हेप्सबर्ग, आलिया वंश, पूर्वा वंश, जारशाही। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पूर्वा वंश। ठीक है, तो 9 नंबर हमारे पास प्रश्न है, यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए मई 1830 ईस्वी में, मई 1839 ईस्वी में, जुलाई 1830 ईस्वी में, यहाँ पे दिए गए जुलाई 1839 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें ग ऑप्शन बिल्कुल सही है, जुलाई 1830 ईस्वी में यूरोप में प्रथम विद्रोह हुआ था। ठीक है, 10वां प्रश्न हमारे पास है, यूरोप में किस दशक में आर्थिक मंदी आई? ठीक है, यूरोप में किस दशक में आर्थिक मंदी आई? 1820 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में। तो सही ऑप्शन आपका ख हो जाएगा, 1830 ईस्वी में आर्थिक मंदी आई थी यूरोप में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, आटो बान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? 11 नंबर प्रश्न है, आटो बान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? ऑप्शन दिए गए इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ख बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 12 नंबर, संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन दिए गए उनकी संभाविता पर, उनकी प्रौद्योगिकी पर, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है ग नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उनकी संभाविता पर भी निर्भर करता है और उनकी प्रौद्योगिकी पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो संसाधनों का विकास किस पर निर्भर करता है? क और ख दोनों पर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर आपका प्रश्न है, भूमि एक संसाधन है, तो ये ऑप्शन दिया गया प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित, सौर
सौर ऊर्जा से निर्मित या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क बिल्कुल सही है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, भूमि कैसी संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अजैवीय संसाधन है? तो ऑप्शन दिए गए चट्टानें, पशु, पौधे, मछलियाँ। देखिए आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, सारी चीज़ें नोट करते हुए चलिए। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अजैवीय संसाधन है? ठीक है, अजैवीय संसाधन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चट्टानें। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास 15 नंबर है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, तो इसमें कह रहा है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, मानवकृत है, अजैव है, अचक्रीय है। तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया चट्टान, लौह अयस्क, सोना और पशु। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका, इसमें क्या कह रहा है? जैविक संसाधनों का, तो इसमें ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा, पशु। ठीक है, तो घ ऑप्शन सही हो जाएगा। हम 17 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, हमारे देश में वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है हमारे पास, हमारे देश में वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? ऑप्शन दिए गए 16%, 20%, 23%, 33%। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 33%। ठीक है, तो हमारे देश में वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? 33% है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, वन। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन जो है नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन आपका ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। ठीक है, देखिए संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, संभाव्य संसाधन कहते हैं, जैविक संसाधन, चक्रीय संसाधन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संभाव्य संसाधन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न हमारे पास 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य अति पशुचारण भूमि के लिए जिम्मेवार है? ठीक है, तो कौन से राज्य हैं जो अति पशुचारण करते हैं जिससे कि भूमि की निम्नीकरण होती है? तो ऑप्शन दिए गए झारखंड और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, केरल और तमिलनाडु। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंजाब व हरियाणा। ठीक है, तो ये जो होते हैं अति पशुचारण करते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ठीक है, प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए भूमि, भवन, जल, खनिज। तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भवन जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक का मतलब क्या है? जो हमारे पास प्रकृति द्वारा उपलब्ध हो। ठीक है, भवन तो मानव ने बनाया है, तो भवन कैसे प्राकृतिक संसाधन होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो भवन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन दिए गए खनिज तेल, कोयला, गैस और ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, तो 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? तो इसमें जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा जो है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 23 नंबर, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास, उच्च विकास। तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट है, विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? आय है। आय का मतलब क्या होता है? राशि। ठीक है, यानी कि इनकम। अगला प्रश्न हमारे पास है 24 नंबर, विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? क मुद्रा बैंक, ख विश्व बैंक, सरकारी बैंक, एशिया बैंक। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विश्व बैंक। ठीक है, तो विश्व बैंक जो होता है ये विश्व विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। ठीक है, तो ये इतने प्रश्न आपके 24 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गए। चलिए देखते हैं और भी हमारे प्रश्न हैं कौन कौन से हैं। अगला हमारे पास 25वां प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन दिए गए हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क हरियाणा। ठीक है, तो निम्न में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति आय हरियाणा में सर्वाधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत में
अधिक ऊंचा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो ऑप्शन दिए गए प्रति व्यक्ति आय पर और औसत साक्षरता पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर और ये सभी। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय भी होनी चाहिए किसी देश के विकास के लिए, औसत साक्षरता भी होनी चाहिए और लोगों का स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए, स्वास्थ्य स्थिति भी सही होनी चाहिए, तभी तो हमारे पास देश का विकास हो पाएगा। और ये तो इसका मतलब कि ये तीनों सही है, यानी कि घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन है। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000, 5,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या है। अब ऑप्शन दिए गए 7500, 3,000, 2,000, 6,000। तो इसे आपको कमेंट करके बताना है, अपने कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है, इसको सॉल्व करके निकालना है। मैथमेटिकल सवाल है और बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अर्थशास्त्र का है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता, महंगाई को कम करना, लोगों की आर्थिक सहायता करना, खाद्य उपलब्धता। ठीक है, तो इसमें से जो है ऑप्शन आपका 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका क नंबर सही हो जाएगा, आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता। ठीक है, तो ये हमारे पास है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य। अगला हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास के मानक निम्नलिखित में से कौन से हैं। ठीक है, तो मानव विकास के मानक कौन है। स्वास्थ्य की स्थिति, विकास की स्थिति, मानव का संपूर्ण विकास और राष्ट्रीय विकास। तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य की स्थिति। ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति अगर सही रहेगी तो मानव का विकास होना निश्चित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, सतत विकास निम्नलिखित में से किस बात पर बल देता है। ऑप्शन दिए गए हैं, आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण दोहन, पर्यावरण संरक्षण, मानव विकास। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, सतत विकास किस पर बल देता है, आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान हुआ था, यानी कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। 125वां, 124वां, 129वां और 130वां। ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 130वां। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है। तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। उत्तरी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, दक्षिणी यूरोप। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ख बिल्कुल सही है, पश्चिमी यूरोप। ठीक है, तो ये जो बेल्जियम है ये यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी यूरोप भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर भारत के किस राज्य से छोटा है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ग बिल्कुल करेक्ट होगा, हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा राज्य से छोटा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है। तो 20%, 80%, 40%, 70%। तो बेल्जियम में जो फ्रेंच भाषा बोलने वाली आबादी है वो है 80%। तो ऑप्शन नंबर आपका ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सिंघली सामाजिक 36 नंबर क्वेश्चन है, सिंघली सामाजिक समूह की बहुलता वाला देश श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, यह किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1946 ईस्वी में, 1948 में, 1947 में, 1950 में। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ख करेक्ट हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। ठीक है, तो वर्ष 1948 ईस्वी में ये आज़ाद हुआ था, यानी स्वतंत्र बना था। 30 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिलों के कितने उप समूह निवास करते हैं। तो 2 उप समूह, 4 उप समूह, 6 उप समूह, 8 उप समूह। तो इसमें जो है 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 उप समूह। ठीक है, तो ये हो गए आपके 37 प्रश्न। चलिए देखते हैं और भी हमारे प्रश्न कौन कौन से हैं।
38 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? तो ऑप्शन दिए गए तमिल, द्रविड़ संस्कृत, दक्षिणी हिंदी, सिंहली। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंहली भाषा को। ठीक है, तो किस भाषा को घोषित किया गया था श्रीलंका में? सिंहली भाषा को। कब? 1956 ईस्वी में कानून पारित कर। ठीक है, उसके बाद से 39 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में कितने तर्क दिए जाते हैं? तो 3 तर्क, 5 तर्क, 2 तर्क, 7 तर्क। तो इसमें जो है सत्ता की साझेदारी के लिए कितने तर्क दिए जाते हैं? तो इसमें आपका ग नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2 तर्क दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 40 नंबर। लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। लोग स्वशासन में किसके माध्यम से स्वशासन करते हैं? तो स्वयं शासन करते हैं किसके माध्यम से? तो ऑप्शन दिए गए संस्थानों के, सार्वजनिक स्थलों के, कार्यालयों के, सामाजिक स्थलों के। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संस्थानों के। ठीक है, तो क ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास 41 नंबर है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से अधिक संस्थानों के बीच सत्ता का क्या बना रहता है? तो संतुलन बना रहता है, सांस्कृतिक गतिविधि बनी रहती है, बंटवारा, शक्तियों का निर्धारण। तो ऑप्शन नंबर इसका भी हमारे पास इसका ऑप्शन हमारे पास जो है क सही है, संतुलन। ठीक है, तो संतुलन बना रहता है कब? जब हमारे पास ये क्षैतिज वितरण होते हैं, तो हमारे पास संतुलन इसका बना रहता है। प्रश्न संख्या 42 है, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्य करती है, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, इससे सार्वजनिक सरकार कहा जाता है, सामाजिक सरकार कहा जाता है, आर्थिक सरकार या सामुदायिक सरकार। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामुदायिक सरकार। ठीक है, अगला प्रश्न 43 नंबर है, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में, 1 भागों में। तो इसमें जो है आपका सही उत्तर है ख नंबर ऑप्शन आपका सही है, 3। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 44वां, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो बलोनिया है, ब्रुसेल्स है, बान है, पेरिस है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट है, ब्रुसेल्स है। ठीक है, हम 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो फ्रेंच, डच, डेनिश और जर्मन। तो ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट हो जाएगा, डेनिश भाषा नहीं बोली जाती है बेल्जियम में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ठीक है, 1789 ईस्वी में किस प्रकार का राज्य था फ्रांस? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, असीमित राजतंत्र था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 46 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 46 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? ठीक है, तो कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। तो ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट हो जाएगा, पवन ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 48 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 48 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? तो नवीकरणीय, प्रवाह, जैविक, अनवीकरणीय। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न हमारे पास, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन क दिया गया है, संसाधनों का उपयोग करना, भविष्य के लिए संसाधनों की बचत करना, संसाधनों का शोषण करना, संसाधनों का समान वितरण करना। ठीक है, तो इसमें जो है 49 नंबर क्वेश्चन में आपका घ नंबर बिल्कुल करेक्ट है। संसाधनों का समान रूप से अगर वितरण किया जाए तो ये वैश्विक शांति के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, अंतिम प्रश्न है, 50 नंबर प्रश्न है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था? ठीक है, तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ ये बताने के लिए देखिए, सन 1834 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में और 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ग बिल्कुल करेक्ट है, 1934 ईस्वी में महामंदी का प्रारंभ हुआ था। तो ये हो गए हमारे पास 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 20 नंबर दिला के रहेंगे। 20 नंबर के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न, आपके कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाए, इसी 50 प्रश्नों में से पूछे जाएंगे 100%। और भी मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके कोई भी प्रिय दोस्त हों तो उन सभी प्रिय दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि
वो भी इसका लाभ उठा पाएँ और वो भी अच्छे अंक ला पाएँ, ठीक है। और 20 नंबर इसमें बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट लिख करके आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए धमाकेदार वीडियो के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।